इस चैप्टर की स्टार्टिंग में रोजलिना हमारी वेनेसा से कह रही थी, मैंने डंस्टर रिवर के ऊपर जो बोटिंग होने वाली थी उसका जो इनविटेशन मेरे पास आया था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जिस पर वेनेसा उससे कहती है, तुम्हें वहाँ पर चले जाना चाहिए था, तुम तो इस चीज को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी। पिछले गर्मियों में तो तुम बहुत अपसेट थी इस चीज को लेकर क्योंकि तुम स्टेट में ही फंसी हुई थी और वहाँ पर नहीं जा पा रही थी। फिर रोजलिना एक न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कुछ सोचती है और वो उससे कहती है, मैं ऐसे ही कैसे जा सकती हूँ जबकि तुम इतनी बीमार हो, और वैसे भी मैं कोई भी सिली बोट राइड से ज्यादा तुम्हारे साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगा। इस बात को सुनकर वेनेसा बहुत ही खुश हो जाती है। तभी रोजलिना न्यूज़पेपर में किसी चीज को दिखाते हुए कहती है, इसे देखो वेनेसा, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि बैटनबर्ग का जो ड्यूक है वो भी मिसिंग है और कहा जा रहा है कि वो कॉल और मेल के माध्यम से अभी भी अपने सभी कामों को हैंडल कर रहा है। तो इस चीज से ऐसा नहीं लगता है कि वो सच में भाग गया है। कहा जा रहा है कि वो ड्यूक कहीं पर अभी छुपे हुए हैं और उन्होंने तो एक रॉयल प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद रोजलिना कहती है, ऐसा लगता है ड्यूक का जो लवर है उसने ड्यूक को अपने प्यार में पूरी तरीके से फंसा लिया है, पूरी तरीके से पागल कर दिया है। पर वेनेसा न्यूज़पेपर में जो पिक्चर था मतलब ड्यूक बैटनबर्ग का, उस पिक्चर को देखते हुए सोच रही थी, वैसे ये पिक्चर ब्लरी था तो वो क्लियरली तो उसका फेस नहीं देख पा रही थी, पर फिर भी वो अपने मन में सोच रही थी इस इंसान के बारे में कुछ तो बहुत ही फेमिलियर है। और वेनेसा कुछ सोचने लगती है। तभी रोजलिना उससे कहती है, हे तुम इस चीज को इतनी गहराई से क्यों देख रही हो? जिस पर वेनेसा कहती है, नहीं नहीं इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। और गाइस एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो ड्यूक है बैटनबर्ग का ड्यूक वो ही एक्चुअल में थियोडोर है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में वेनेसा के रेसिडेंस में छुपा हुआ है। उसके बाद रोजलिना वेनेसा से कहती है, वेनेसा मुझे ये मत कहना कि तुम इस बैटनबर्ग का जो ड्यूक है उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रही हो। वेनेसा कहती है, नहीं ये बात नहीं है। पर हमें तभी दरवाजे के पीछे से एक परछाई दिखती है और कोई कहता है, वेनेसा वो भी किसी और के ऊपर इंटरेस्ट ले रही है, वो कौन है? और एक्चुअल में ये ब्लेयर था। उसके बाद थोड़ी देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेयर, वेनेसा और रोजलिना तीनों ही एक साथ बैठे हुए थे और वेनेसा उस न्यूज़पेपर को अपने हाथ में लेकर उसे देख रही थी। तभी रोजलिना उससे कहती है, इस इंसान के फेस को देखकर ही तुम्हें इसके साथ फ्यूचर बनाने का मन कर रहा है ना? तो वेनेसा उससे कहती है, ये इमेज बहुत ही ब्लरी है तो मैं इसके फेस को ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। तभी ब्लेयर वेनेसा से कहता है, वैसे भी इसके ऊपर इंटरेस्ट लेने से कोई अच्छा चीज नहीं होने वाला है। मेरा मतलब जो ड्यूक है बैटनबर्ग का उसके ऊपर उसका जो प्राइवेट पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरीके से बिखरी हुई है। बहुत सारे ऐसे औरत है जो कि हमेशा ही बैटनबर्ग हाउस में आते जाते रहते हैं और वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि वो ड्यूक बैटनबर्ग के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और लोग तो ये भी कहते हैं उसकी उम्र जब 10 साल थी उसके बाद से उसने कभी भी कोई पोर्ट्रेट के लिए मंजूरी नहीं दी, मतलब उसकी खुद की पोर्ट्रेट के लिए। इस पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर। जब कोई आदमी इतने सस्पिशियसली बिहेव करता है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही। जिस बातों को रोजलिना बहुत ही गौर से सुन रही थी। फिर रोजलिना अपने भाई से कहती है, लड़के लोग या फिर कहो तो मर्द लोग हमेशा से ही ऐसे ही होते हैं, जब भी उनके सामने उनसे ज्यादा कोई अच्छा आदमी होता है वो ऐसे कोशिश करते हैं जैसे कि वो उनसे जो बेहतर आदमी है उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। जिस पर उसका भाई ब्लेयर उससे कहता है, रोजलिना तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने ट्विन ब्रदर को ऐसे ही नीचे गिराना चाहती हो? तभी उन दोनों को रोकते हुए वेनेसा कहती है, तुम दोनों ही ऐसे लड़ना बंद करो। उसके बाद ब्लेयर वेनेसा से कहता है, एनीवे वेनेसा इस चीज को अपने दिमाग में रखना, लड़के कभी भी कोई चीज कोई रीजन के बिना नहीं करते हैं। वेनेसा कहती है, ठीक है। फिर तभी रोजलिना उन दोनों के बीच में अपना पंखा मारते हुए कहती है, वेनेसा ये बहुत ही अच्छी चीज है कि तुम अपोजिट जेंडर के प्रति इंटरेस्ट ले रही हो, तो अपने हेल्थ को ठीक से जल्दी जल्दी रिपेयर कर लो और जो पिकनिक होने वाली है उसको जल्दी से अटेंड करने के लिए तैयारी कर लो। उसके बाद वेनेसा उस न्यूज़पेपर को टेबल के ऊपर रख देती है। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारा थियोडोर कहीं पर बाहर आए हुए था और वो फोन में किसी से तो बात कर रहा था। जो आदमी उससे कहता है, पिछले साल की तरह ही सेम अमाउंट का ही पैसा चैरिटी में डोनेट कर दिया है आपकी तरफ से और कंपनी का जो शिपिंग हो रहा था वो भी स्मूथली हो रहा है। जल्दी ही मिस्टर एजर डॉक्यूमेंट्स को लेकर साउथ की तरफ चले जाएंगे। गाइस साउथ की तरफ मतलब थियोडोर अभी जहाँ पर है उस जगह को कहा जा रहा है। जिस पर थियोडोर फोन में उस आदमी से कहता है, अच्छी बात है मैं इस चीज के लिए वेट कर रहा हूँ। उसके बाद वो फोन वाला आदमी थियोडोर से फिर से पूछता है, क्या बाय एनी चांस कोई ऐसा प्लान है कि आप शेड्यूल से भी पहले यहाँ पर आ जाएंगे? कोई ऐसा प्लान क्या आपने किया है? जिस बात को सुनकर थियोडोर गुस्से से उससे कहता है, मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें ये कह दिया था कि
मैं इस बार का वैकेशन यहाँ पर ही गुजारूंगा। जिस पर वो फोन वाला आदमी फिर से कहता है, हाँ मुझे जरूर याद है, पर फिर भी जो डाउजर है उनकी हालत अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने सारी सोशल एक्टिविटीज में जाना बंद कर दिया है और सिर्फ अपने गार्डन में और अपने बेडरूम में पूरे दिन रहती है। जिस पर थियोडोर उस आदमी से कहता है, उनसे ये कहना कि जब लौटने का टाइम होगा मैं जरूर वापस आ जाऊंगा, तो उन्हें ये सब बंद करने को कहना। तभी वो आदमी अचानक से कहता है, बाय एनी चांस क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कोई यंग लेडी से मिले हो जिसे देखकर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? जिस बात को सुनने के बाद थियोडोर खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इस तरह के रूमर्स फैल गए हैं कि मैं भाग गया हूँ? जिस पर वो आदमी हिचकिचाते हुए कहता है, प्लीज मुझे जरूर कहना किसी भी वक्त कम टाइम के अंदर अगर कोई मैरिज प्रिपरेशन करना हो तो प्लीज ये बात मुझसे जरूर कहना। अगर प्रिपरेशन करने के लिए लोगों की जरूरत हो तो मुझसे ये बात आप कभी भी कह सकते हैं। और हाँ ये बात भी सच है, अगर डाउजर को इस चीज के बारे में पता चल जाए तो आपके लिए बहुत ही बुरी चीज हो जाएगी। पर तभी थियोडोर बाहर किसी चीज को इतनी गहराई से देख रहा था जैसे कि वो आदमी कॉल में उससे क्या कह रहा था वो चीज उसे सुनाई नहीं देता है। और हम देखते कि खिड़की के बाहर वो एक्चुअल में वेनेसा को ही देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है, वो सब लोग तो ये कह रहे थे कि वो बहुत ही बीमार है, पर अभी वो बाहर निकल सकती है और देखकर लगता है कि वो सच में बहुत ही ठीक है। और इस चीज को सोचते हुए थियोडोर मुस्कुराता है। तभी फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी कहता है, मास्टर। थियोडोर स्माइल करते हुए ही उस आदमी से कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं। और जब वो ऐसे ही वेनेसा को देख रहा था तभी वेनेसा के पास बेयर आ जाता है जिसको वेनेसा पकड़ी हुई थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश लग रहे थे। जिस चीज को देखते हुए थियोडोर कामली कहता है, तो फिर ये प्रपोजल सिर्फ मेरे तरफ नहीं रखा गया था। और इस मोमेंट पे थियोडोर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं है इस चीज से। और थियोडोर ने इस बात को फोन में ही लाउडली कह दिया था, इस वजह से फोन वाला वो आदमी उससे पूछता है, इसका मतलब क्या है मास्टर? फिर थियोडोर उससे कहता है, नॉर्मन मैरिज प्रिपरेशन के बारे में अभी के लिए भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी किसी चीज के बारे में छानबीन करो, मेरे लिए किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो। उस इंसान का उधार, रिलेशनशिप, उसका क्या रेपुटेशन था स्कूल में, सब कुछ, किसके साथ वो यूजुअली हैंग आउट करती है और उस लड़की का रोमांटिक लाइफ किस तरीके का है, सभी चीजें, वेनेसा, साइरन, समरसेट के बारे में, इन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट करो। और ये चीज मेक श्योर करना कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं बची रहे जो कि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। उसके बाद एक कैफे या फिर कहो तो एक रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोजलिना वेनेसा से पूछते, तो फिर ये चीज कैसा गया? क्या उन्होंने कहा है कि वो इस नोवेल को भी साइन करेंगे? और हम देख पाते हैं कि रोजलिना, वेनेसा और ब्लेयर तीनों एक साथ कहीं पर बाहर आए हुए थे। तो वेनेसा एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, इस नोवेल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन्होंने तो मुझसे कहा है कि वो मुझे अलग से एडवर्टाइजिंग स्लॉट देंगे। जिस पर रोजलिना खुश होते हुए कहती, नो वे, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, इस रेट में तो तुम बहुत ही जल्दी फेमस हो जाओगी। जिस बात को सुनकर वेनेसा शर्माते हुए कहते, नहीं ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, एनीवे ये सब तुम्हारी मदद की वजह से हो पड़ा है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे साथ आई। अगर मैं अकेले आने की कोशिश करती तो मेरे अंकल मुझे कभी भी अलाउ नहीं करते। और उनकी उनसे बातों को सुनकर रोजलिना के आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। तो वेनेसा उससे कहते, क्या घर जाने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए, आज मैं पे करूंगी। जिस बात को सुनकर रोजलिना खुशी से रोते हुए कहती, हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ। पर तभी ब्लेयर वेनेसा की तरफ देखते हैं और अचानक से वो वेनेसा से कहते हैं, वेनेसा। और जब ब्लेयर वेनेसा को पुकारता है उस चीज पर, वेनेसा बहुत ही खुशी के साथ उसकी तरफ देखती है। ब्लेयर कहने लगता है, अपने आप पर इतना भी ज्यादा जोर मत दो, मतलब तुम्हारे काम को लेकर, एक बार जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तुम्हारा पति का जो पैसा है वो भी तुम्हारा ही बन जाएगा। क्या ये बात सच नहीं है? पैसा बचाने के लिए तुम्हें इतने हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, और एक बार जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पैसे भी मिलते रहेंगे तुम्हारे डेली यूज के लिए। इस बात के बाद वहाँ पर थोड़ी सी खामोशी छा जाती है और तभी माहौल को ठीक करने के लिए रोजलिना हिचकते हुए कहने लगती, क्या? हाँ हाँ हाँ, तुम तो तब कह रहे थे कि तुम वेनेसा की शादी को रोकने के लिए जो चाहे वो करोगे। और फिर वो अपने भाई ब्लेयर को मारने लगती है और फिर वो कहती है, और अभी तुम अपना माइंड चेंज कर रहे हो, ऑलरेडी अपना मन बदल रहे हो। और वेनेसा को देखकर लगता है कि वो इन सही बातों को सुनकर बिल्कुल खुश नहीं थी। तो ब्लेयर कहने लगता है, मैं तो वेनेसा के सबसे करीबी इंसान होने के नाते रियलिस्टिक चीजें ही कह रहा हूँ जो कि सच है। और इन सही बातों को जब भी वेनेसा सुन रही थी तब भी उसको कोई अलग ही दुख जैसे घेर रहा था। गाइस एक चीज नोटिस
नोटिस करना, जब भी मतलब इस मानवा के अंदर वैनेसा के दुख को दिखाया जाता है तब भी उसके बॉडी पर या फिर फेस पर कुछ काले धब्बे टाइप की चीजें दिखाए जाते हैं। जब भी वो सैड हो जाती है तब भी ये चीज मतलब नोटिस करवाई जाती है हमें। तभी रोजालिना अपने भाई से कहने लगती है, तुम अचानक से इतना सीरियस क्यों बातें कर रहे हो? ये ऐसा नहीं है जैसे कि वैनेसा ये सब सिर्फ सरवाइव करने के लिए कर रही है, वो सिर्फ सोसाइटी में एक वर्किंग वुमन की तरह एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो इस चीज को ओवरवर्किंग मत बुलाओ। और हम फिर से देख पाते हैं कि वैनेसा बहुत ही दुखी हो गई थी। वो काले धब्बे जैसे कि उसकी पूरी बॉडी को ही कवर कर रहे थे और वो वहाँ पर शांत बैठी हुई थी। तभी अचानक से वो कांपते हुए ही कहती है, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही हूँ जिस रास्ते की मदद से मैं शादी करे बिना एक इंडिपेंडेंट वुमन बन सकूं। मेरे अंकल एक्चुअल में जो चीज चाहते हैं वो है मेरी शादी करवा कर वो उससे पैसा लूटना चाहते हैं। तो अगर पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो। जिस बात को सुनने के बाद ब्लेयर कुछ सोचता है और वो अचानक से कहते हैं, तुम्हारा मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम शादी करने नहीं वाली हो? एक अनमैरिड वुमन के लिए अकेला रहना कितनी लापरवाह वाली चीज है, ये तो तुम जानती ही हो वैनेसा। ये बात तो तुम दूसरों से भी ज्यादा अच्छे से समझ सकती हो, क्या तुम ये नहीं समझ सकती हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंकल तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी रोजालिना भी कहती है, या फिर इसके पीछे तो कोई अलग रीजन भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई और पसंद आ गया है। तभी वैनेसा कहती है, ये चीज ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे गुजरे हुए पेरेंट्स ये चाहेंगे कि मैं एक बहुत ही डरावनी मैरिज में फंसी रहूं। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि वो कभी भी ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ ऐसे खत्म हो जाएगी। और मैं भी इस चीज को नहीं चाहती हूँ। और उसकी इस बात के बाद पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद रोजालिना अपने भाई की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रही थी। और जब वैनेसा ऐसे ही उदास बैठी हुई थी तभी ब्लेयर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, वैनेसा तुम शादी भी कर सकती हो और उसके बाद कोई लवर भी रख सकती हो, या फिर तुम अलग से एक बच्चा भी ले सकती हो और अलग से जी सकती हो। मैरिज लाइफ शायद उतना भी बुरा नहीं है जितना कि तुम सोचती हो। मैं श्योर हूँ तुम्हारे हैप्पी रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। क्या तुम्हें ये नहीं लगता है? उसके बाद वैनेसा का पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोजालिना और ब्लेयर अपने घर वापस जा रहे थे और उन्हें वैनेसा जाते हुए देखते हुए अपने मन में सोच रही थी, मुझे पता था ये चीज उन्हें समझाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, पर तभी भी मेरा कोई ना कोई हिस्सा ये आशा लिए हुए था कि वो समझ जाएंगे। मैंने सोचा था कि हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर तभी अचानक से वैनेसा को डॉग की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाती है वो पीछे से थियोडोर को देख पाती है जो कि उस डॉग को सहला रहा था या फिर कहूँ तो प्यार कर रहा था। और वो कुछ भी नहीं कहता है, पर तभी भी थियोडोर उसका प्रेजेंस समझ जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, वैनेसा। और वैनेसा थियोडोर से कहती है, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं रिवर। जिस पर थियोडोर भी खड़े होते हुए उससे कहता है, हाँ मुझे भी लगता है कि बहुत टाइम हो गया है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल को अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।